हेलो साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतरीन चल रही होगी इस समय, क्योंकि पढ़ाई के बिना जीवन में कुछ होना नहीं है। अगर आप मेहनत से पढ़ लेंगे आज, तो आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। आज लापरवाही करेंगे तो आने वाला भविष्य आपका इसी तरह बीतेगा। तो क्योंकि वैकेंसियाँ सब लगी हुई हैं, यूपीपी का है, आपका पेट का एग्ज़ाम है। जानते हैं यूपी का पेट की वजह से अगर आप पेट क्वालिफाइड नहीं है अच्छे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे उसके लिए। अभी देख रहे हैं लेखपाल का, सबका फॉर्म भरवा लिया गया था उसमें, और 15 गुना बुलाया गया। मेरिट कितनी हाई गई थी। तो आप सबको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में लेके चलना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप पढ़ाई लगातार करते रहिए बिना किसी लापरवाही के। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में, और आपको सिलेक्शन उतना ही लेट मिलेगा। आप जिस दिन मेहनत कर लोगे, आपको अंदर से फील आने लगेगा कि हाँ, अब मुझे मेरा सिलेक्शन अब इस बार हो जाना चाहिए। ठीक? तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तैयारी करेंगे हमारी बातों को ध्यान में रख के। तो अब तक हमने वर्णमाला शुरू किए थे हम, तो वर्णमाला में अब तक हमने स्वर को बता दिया था, उसके विभाजन को बता दिया था स्वर को। तो मुख्यतः जितने थे, स्वर का एक चीज़ बाकी है जिसे उसको हम कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पे, तो व्यंजन जब हम ख़त्म करेंगे तो उसका एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे हम उसको बता देंगे कि इसके आधार पे कुछ लड़के क्योंकि पूछ रहे थे इसमें कमेंट में, तो हम देखें तो उसको हम बता देंगे व्यंजन ख़त्म होने के बाद। तो आज हम पहला टॉपिक व्यंजन ही शुरू करेंगे और व्यंजन पे ही फोकस रखेंगे। व्यंजन के बाद वो दोनों का हम अच्छे से बता देंगे। तो आप सभी लोग जान लीजिए हेडिंग व्यंजन। ठीक, व्यंजन क्या है? स्वर हम आपको पढ़ चुके थे, वर्णमाला को दो में भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम आपको बता दिए हैं और व्यंजन आपको बताना बाकी है। तो हम जानते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ये किस पर निर्भर होते हैं? स्वर पे। तो आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए इसमें। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वर पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल, का प्लस आ मिलकर क्या होता है? का। ठीक, तो ये क्या है? स्वर पर निर्भर है व्यंजन, इसलिए इसको हम स्वर पर निर्भर मानते हैं। ठीक, तो व्यंजन की ये परिभाषा है और व्यंजन को इस तरह जानते हैं। तो व्यंजन का ख ग घ अंगा च छ ज ज इं ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स य र व ल य र ल व सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा, सादा सा, ह छत्रंग ज्ञ। तो ये हमारे पूरे व्यंजन हैं, इसी के हम भेद को जानेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन के भेद। ठीक, व्यंजन को कई रूपों में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन, फिर आपका ऊष्म व्यंजन, फिर आपका उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे किसे कहते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ।
ट ठ ड ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्पर्श करते हैं जीभ को। ठीक, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ स्पर्श होती है आपकी। ठीक, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है। इन्हें आप का वर्ग, इसे च वर्ग, इसे ट वर्ग, इसे त वर्ग और इसे प वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आप इसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर अब हमें ये पूरा वाक्य कहना होगा तो हम इसका आगे प्रयोग क वर्ग करेंगे। अगर इसको च को प्रयोग करना होगा तो इसको हम च वर्ग प्रयोग करेंगे। ट ठ ड ढ का प्रयोग करना होगा तो इसे हम ट वर्ग का प्रयोग करेंगे। त थ द ध न का प्रयोग करना होगा तो हम इसे त वर्ग का प्रयोग करेंगे। इसी तरह प फ ब भ म का अगर प्रयोग करना होगा तो हम प वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब इसे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको हम पूरा लिखना चाह रहे हैं तो हम केवल प वर्ग लिखेंगे, आप समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप इस चीज को गौर कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन इसे या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, ठीक, तो दूसरा क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है? हाँ, इसको हम मिश्रित अर्धस्वर, इसे अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये स्वर नहीं होता, इसको वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिक अपने मत अनुसार इसको मानते हैं कि ये अर्धस्वर जैसा प्रयोग होता है। तो कौन कौन सा है? य, र, ल और व। इसे क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सीटी वाला स, पेट फाड़ सा, सादा सा और है, इसे आप उस व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छत्री, छ से छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। दो वर्णों मतलब दो वर्णमाला के मेल से। तो छ को क्या लिख सकते हैं आप? का प्लस स। ठीक, छ को का प्लस स और त्र को त प्लस र और ज्ञा को ज प्लस य
और स्रा को स प्लस रा। ठीक, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट पूछ लीजिएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। एक होता है आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को हम नवागुत व्यंजन भी कहते हैं। नवागुत यानी अभी नया नया जो उत्पत्ति हुआ है। ठीक, उसी द्विगुण को हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, द्विगुण उच्छिप्त नवागुत व्यंजन। नवागत। ढा से ढक्कन और ड से डमरू, जानते हैं ना, उसी के नीचे दोनों बिंदु लगा देंगे तो वो हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। ढ, इसे क्या कहते हैं? नवागुत या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, ढ़ और ढ़, ढ और ढ। ठीक, इसका प्रयोग भी होता है कुछ शब्दों में। ठीक, तो आप व्यंजन समझ गए। तो व्यंजन के कितने भेद थे हम आपको इस मोटा मोटा बता दिए। अब आप देख लीजिए कुल वर्णमाला कितने हैं। कुल वर्णमाला हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्वर, स्वर के बाद अयोगवाह, अयोगवाह के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो स्वर की संख्या कितनी? 11, अयोगवाह की संख्या 2, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 2 हासिल 1 और 3 3 1 4 1 5। ठीक, यह आपका 52 वर्ण कंप्लीट हो गया, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला में कुछ और है, जैसे हमने आपको स्वर के भेद बताए थे कई सारे, वैसे व्यंजन में इसके कई सारे भेद हैं। तो आगे आप हेडिंग डालेंगे, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद। हेडिंग डाल लीजिए, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्राणवायु के आधार पर कौन कौन से हैं? प्राणवायु एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, तो इसके दो भेद हैं।
प्राणवायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। ठीक, पहला अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसमें बोलने में आपको कम प्राणों की आवश्यकता हो, जिसमें ध्वनियों के उच्चारण में आपको कम हो, जिसमें प्राण की कम आवश्यकता हो। ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण की आवश्यकता कम होती है। कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण की एग्जाम्पल क्या है? वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? अल्प प्राण। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो वर्णमाला हम आपको बताए थे, कौन सा वर्णमाला? यहां देखिए, क, ख, ग, घ और अंगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। ठीक, तो हमने क्या बताया? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण। पहला यानी ये, तीसरा यानी ये और पांचवा यानी ये, यानी क, ग और ड़। ओ, क, ग और अंगा आपका क्या होगा? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे? वर्णमाला का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा इसके अलावा और कौन सा? अंत्यस्थ व्यंजन। हमने अंत्यस्थ व्यंजन बताया था, तथा अंतस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। फिर से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझा रहा हूं मैं। नोट किए? अब समझिए अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिनमें हमें बोलने पे, उच्चारण करने पे हमारे प्राणों की कम आवश्यकता होती है। तो वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा, तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म। तो इसका तो 1 से लेकर 5 तक है, क, ख, ग, घ, अंगा। ऐसे च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म, इस तरह से रहेगा। तो यानी क पहले पे हो जाएगा, ख दूसरे पे, ग तीसरे पे, घ चौथे पे, अंगा पांचवे पे। इसी तरह आपका च, छ, ज, झ, इया। ठीक, तो ये क्या होगा? ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे। तो हमने क्या बताया? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला यानी ये पूरा इसका पहला वर्ण, ये तीसरा वर्ण और ये पांचवा वर्ण जो इसके क्रम में रहेगा, ये सभी इसमें क्या कहलाएंगे? व्यंजन अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
आप, और साथ में अंत्यस्थ व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन। ठीक, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। समझ पाएंगे नहीं आप लोग? ठीक, इसी तरह अब महाप्राण। ठीक, और महाप्राण में क्या होगा? कौन कौन सा बच रहा है आपका? महाप्राण में आपका ख और घ वाला, इधर च और झ वाला, ऐसे इधर टठा ट ठ ड ढ़ ड़ ठ ड ढ ड़। ठीक, तो फिर आपका ये बचेगा और आपका ये बचेगा, ऐसे उसमें भी। ठीक, तो महाप्राण में क्या हो जाएगा? महाप्राण में इसका जस्ट उल्टा आपका, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण प्राण की आवश्यकता अधिक होती है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणों की आवश्यकता क्या होती है? अधिक, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए महाप्राण। ठीक, महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणों की आवश्यकता अधिक होती है। उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, कौन कौन से अब है इसमें? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल महाप्राण कौन कौन से? दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में आपका ऊष्म तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? सीटी वाला सा, पेटफाड़ सा, सादा सा और है, ये आपके क्या हैं? आपके अल्प महाप्राण हैं। ठीक, वही जो उसका बचा था ग और ख और घ का। ठीक, इन दोनों को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्राणवायु के आधार पर हो गया। अब इसके बाद घोषक और नाद के आधार पर वर्णों के भेद। हेडिंग डाल लीजिए, घोषत्व एवं नाद के आधार पर वर्णों के भेद। इसके भी मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से? घोष, अघोष और सघोष। ठीक, पहला अघोष। अघोष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनमें नाद की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्ण जिसमें नाद की आवश्यकता नहीं होती, नाद यानी सांस की आवश्यकता। ऐसे वर्ण जिनमें सांस की आवश्यकता होती है।
उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या बताया था? क ख क ख ग, क ख ग घ और अंगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो अब इसमें अघोष में कौन लगेगा? अघोष में पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा आपका? अघोष। ठीक, तो वर्णमाला का पहला दूसरा वर्ण और साथ में तथा और सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा है, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, पहला दूसरा और सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा और सॉरी, हाँ नहीं, सादा सा रहेगा, ये सादा सा आपका अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है अघोष के पास? सघोष। सघोष या घोष वर्ण। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, ऐसे वर्ण जिनमें सांस की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता होती है? इसमें नाद की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ण जिनमें नाद की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ण जिनमें नाद की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम आपको ऊपर लिख रहे हैं। यहीं लिख दे रहे हैं, आ जाएगा, दिख रहा होगा, ये लाइन ये दिख जाएगी, इसके बाद भले नहीं दिखे। तो पहला और दूसरा हो गया था, तो आपका कौन कौन सा बच रहा है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ वर्ण और साथ में वो सभी स्वर किसमें आएंगे? इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष वर्ण। वर्ण कहलाते हैं। ठीक, सघोष वर्ण कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक, हमने क्या बताया आपको? व्यंजन, व्यंजन के भेद बताएं कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, आपको अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, व्यंजन के बारे में पूरा बताया। उसके बाद हमने आपको बताया प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। उसके बाद प्राण के बाद प्राण में कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में आपका अंतस्थ व्यंजन क्या है?
आपका अल्प प्राण, और महाप्राण आपका दूसरा और चौथा, साथ में ऊष्म व्यंजन आपका क्या है, महाप्राण। ठीक, उसके बाद नाद और घोषत्व के आधार पर, तो इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से, पहला क्या था, हाँ घोष, घोष वर्ण, ठीक, और दूसरा सघोष। घोष वर्ण में जिनमें हमें सांस की आवश्यकता होती है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला और दूसरा, साथ में सीटी वाला सा, पेड़ फाड़ सा, सादा सा। ठीक, ये तीनों सा और पहला और दूसरा वर्ण। ठीक, और सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ में आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, 11 अलावा, और साथ में आपके सभी स्वर जो आ ई उ री ए आई ओ औ, ये पूरे स्वर किसमें आते हैं, आपके सघोष में। इसमें घर्षण अधिक होता है इसलिए इन्हें हम सघोष कहते हैं, और अघोष में घर्षण कम होता है इसलिए इसे हम अघोष कहते हैं। ठीक, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और आप अच्छे से मेहनत करके तैयारी करिए। हमारी यही शुभकामनाएं आपसे, आप सब बहुत जल्द सिलेक्शन ले लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जितनी जल्दी आप नौकरी पा जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप आपके बहुत खुश होंगे आपके नौकरी पाने से। ठीक, तो आप लोग बहुत कंठस्थ मेहनत करिए, इसको अच्छे से याद करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आपके जो भी बुक्स है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी और कहीं से भी जो किताबें हैं आपके पास, आप अपने किताबों से उससे भी पढ़ते रहिए, और भी जो डाउट हो उसको पूछते रहिए आप कमेंट में, उसका हम जवाब आपको देते रहेंगे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले आपके वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप वीडियो शेयर करते हैं इससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।